रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए, पेन पेंसिल कॉपी ले लीजिए। देखिए हम लोग अभी हमने जो पढ़ाई की पिछली हमारे क्लास में, उसमें हमने अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे, और अपवाह तंत्र में हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसमें से हिमालयी अपवाह तंत्र पढ़ा। हिमालयी अपवाह तंत्र में हमने आपको बताया ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। हमने 3 महान भारत के नदी तंत्रों को समझा है। अब इसके बाद में हम लोग भारत के अपवाह तंत्र के दूसरे पार्ट पर चलेंगे। जो दूसरा पार्ट हमारा है वो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र क्या है, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र क्या है। तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की हम बात करें बच्चों, तो ध्यान से समझते चलेंगे सब लोग। ठीक, बात करें प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की बात करें तो बिल्कुल से प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र तो आप समझ रहे हो। प्रायद्वीप का मतलब होता है भारत का प्रायद्वीप हिस्सा। प्रायद्वीप मतलब कि जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ भाग। तो भारत का ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये समुद्र से घिरा हुआ हमारा 3 तरफ से भाग है। यहां से लेकर के देखा जाए तो बिल्कुल आप समझ सकते हो कि ये वाला जो पार्ट है, ठीक है बच्चों, यहां से ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा जो है, ये भारत का 3 तरफ से घिरा हुआ पार्ट है, ये प्रायद्वीप है। ठीक है, अब प्रायद्वीप, तो यहां पर यह हुआ कि प्रायद्वीप भाग में जो नदी प्रवाहित हो रही है, अपवाह निश्चित वहिकाओं के तंत्रजाल के माध्यम से उन्हें हम प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र कहेंगे। और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र भी 2 भागों में बटा हुआ है हमारा। एक आपका है अरब सागर में गिरने वाली नदियां, ठीक है, अरब सागर, ठीक, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, गिरने वाली नदियां, ठीक बच्चों। तो एक पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट जो हमारा है वो हो जाएगा आपका बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ठीक, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, ठीक है, गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो अब जैसे ये इस तरफ की बात करें बच्चों, तो इस तरफ जो है वो क्या है, अरब सागर है। ठीक है, अरब सागर। भारत जो है हिंद महासागर का एक हिस्सा, मतलब हिंद महासागर जो है वो उसमें भारत आता है, यानी कि भारत का प्रायद्वीप भाग हिंद महासागर में आता है। भारत जो है वो 3 तरफ से घिरा हुआ है हिंद महासागर से। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, ठीक, तो ये हो गया अरब सागर की खाड़ी। अरब सागर की खाड़ी यानी कि जितनी नदियां जो कि निकल करके यहां से कुछ अरब सागर की खाड़ी में गिरती हैं, उन नदियों की बात चल रही है। यानी प्रायद्वीप भाग से जो नदियां निकल करके अरब सागर की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है, वो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हो जाएंगी। और कुछ नदियां जो हैं वो इस तरफ गिरती हैं, कुछ ऐसे ही। ठीक है, इन नदियों की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी की तरफ नदियां हो जाएंगी। हमें इन्हीं को पढ़ना होगा। ठीक है, प्रायद्वीप भारत की नदियों का मतलब, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का मतलब होता है कि प्रायद्वीप भारत में बहने वाली नदियां। ठीक है, अब बात आती है कि 2 पार्टों में बटा हुआ है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अरब सागर की खाड़ी में गिरने वाली मतलब कि वह नदियां, प्रायद्वीप भारत की वह नदियां जो अरब सागर की खाड़ी में गिरती हैं। दूसरी बात, वे नदियां जो प्रायद्वीप भारत की वह नदियां जो गिरती किधर, बंगाल की खाड़ी में। तो ये बातें हमारी यहां तक समझ में आई। इसके बाद बच्चों हम चलेंगे एक एक पॉइंट। सबसे पहले समझेंगे कि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की नदियों की विशेषता क्या है, क्या पॉइंट्स आप यहां पर देखते हो। ठीक है, तो बिल्कुल से एक एक चलो, सबसे पहले हम यहां पर जानेंगे कि प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं वे, सबसे पहले पॉइंट्स एक एक देखते चलेंगे कि क्या है। तो बिल्कुल से हम यहां पे बात करें विशेषता पर, ठीक है, विशेषता,
ये विशेषताएं, ठीक है, विशेषताएं। विशेषताएं बात करें, पहले पॉइंट्स की तरफ चले तो सबसे पहली बात आता है, ठीक है, ये नदियां जो हैं कैसी हैं, हिमालयी नदियों से अधिक पुरानी है। हिमालयी नदियों से क्या हो जाएगा, अधिक पुरानी है। ठीक, पहली बात ये पुरानी है, हिमालयी नदियों से अधिक पुरानी है। ठीक, दूसरी बात हम बात करें कि क्या हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, प्रौढ़ा अवस्था को प्राप्त हो गई है। प्रौढ़ा अवस्था, ठीक है, प्रौढ़ा अवस्था को प्राप्त हो गई। ये नदियां क्या है, प्रौढ़ा अवस्था को प्राप्त। प्रौढ़ा अवस्था का मतलब हो जाएगा कि मतलब एक कह लीजिए जैसे युवावस्था होता है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, इसी प्रकार से देखिए हिमालयी नदियां मैंने बताया था आपको कि वे कैसी हैं, युवा अवस्था में हैं, ठीक है, युवा है। और ये कौन सी है, प्रौढ़ा है, यानी कि बुढ़ापे की तरफ चल रही हैं, ठीक है, प्रौढ़ावस्था में है, ठीक है। इनकी ढाल प्रवणता जो है, ठीक है, ढाल प्रवणता, ठीक, ढाल प्रवणता, ठीक है, अत्यंत मंद है, अत्यंत मंद है। क्यों, क्योंकि पहाड़ इनके जो हैं वो घिस चुके हैं। जो पहाड़ थे पहले कभी, वे अब पठार बन गए हैं। जैसे पहाड़ और पठार में अंतर क्या होता है कि पहाड़ जो है वो ये है जिसका शीर्ष होता है, पठार का मतलब है कुछ इस प्रकार से ऊपर का शीर्ष भाग घिसा हुआ, ये पठार है और ये पहाड़ है, ठीक है। तो पहाड़ और पठार में अंतर समझा, ठीक। ऊपर का ये नोक भाग जो है घिस गया है, अब ये वाला भाग बचा है, तो ढलान जो है इसमें कम बची है क्योंकि मैदान होते चले गए, पूरा फैलता चला गया है। तो ढाल प्रवणता जो है इनकी अत्यंत मंद हो गई है, ठीक है। और इनकी बात करें तो ये जो नदियां हैं, ठीक है, ये नदियां चौड़ी संतुलित, कैसी हैं, चौड़ी हैं, बहुत चौड़ाई इनमें आई है, चौड़ी हैं, ठीक है, संतुलित हैं, ठीक। ये नदियां जो हैं वो चौड़ी हैं, संतुलित हैं। इसके साथ साथ हम बात करें तो उथली भी हैं, ठीक है, तथा हम बात करें तो उथली, ठीक, उथली घाटियों, ठीक, से होकर बहती हैं, ठीक है, उथली घाटियों से होकर ये बहती हैं। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखोगे, विशेषता है, पहले हम सब इनको ध्यान में रखेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलेंगे, ठीक, बिल्कुल से अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट क्लियर करते चलेंगे। ठीक, एक और बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि ये वर्षा जल पर, ठीक है, वर्षा जल पर निर्भर है। एक बात और क्लियर, ये क्या है, वर्षा जल पर निर्भर है, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, मौसमी नदी बोलते हैं, मौसमी नदियां, ठीक है, मौसमी नदियां कहते हैं, ठीक। तो ये सारी बातें यहां पे क्लियर हुई, वर्षा जल पर ये निर्भर हैं, इसीलिए इनको मौसमी कहा गया है, ठीक है। तो बिल्कुल से ध्यान रखोगे, ठीक है। अब बात आती है यहां पे एक और बात कि जलोढ़ निक्षेप, जलोढ़ निक्षेप में अत्यंत कमी आई है, ठीक, जलोढ़ निक्षेप में अत्यंत कमी आई है। इसका मतलब आपको ध्यान में रखना होगा क्या, कि जैसे अब हमने हिमालय नदियां पढ़ा था, उसमें जलोढ़ अवसाद जो है, जलोढ़ निक्षेप उनके बहुत ज्यादा आकर के
फैल जाते थे और नदियां अपना एक तरफ काटती थी, एक तरफ पाटती थी, वो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती थी। ऐसा यहाँ देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, सिर्फ कंकड़ पत्थर पथरीला भाग है और ये उथली सी, ठीक है, मतलब चौड़ी सी उथली सी, ठीक है, बिल्कुल गहराई इसमें नहीं होता है, पत्थर पत्थर दिखता है, नदियां अपनी जल बहती रहती हैं। आप देखे हो कि ये सारी नदियां जो है बिल्कुल से चौड़ी उथली घाटियों में होकर बहती हैं, ये बहुत ही चौड़ी हैं। ठीक, यहाँ पे मैं बात किया है, यहाँ पे संतुलित भी है, चौड़ी संतुलित तथा उतली घाटियों में बहती हैं। संतुलित इसलिए कहती है बहुत ही शांत स्वभाव से बिल्कुल चलते हुए बहते, इनके बगल में अपना घर बना के जैसे रहो। बाढ़ जब कभी वर्षा बहुत ज्यादा हो जाएगी तब जाकर के कोई थोड़ा बहुत इनका बाढ़ का कहीं क्षेत्र देखने को मिलता है, बाकी वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना होगा, ये इनकी प्रमुख विशेषताएं थी। ठीक है, प्रायद्वीपीय अपवातंत्र जो है वहां की जो नदियां हैं उनकी विशेषता है। ठीक, इससे पहले हमने आपको जब हिमालयी अपवातंत्र पढ़ाया था तो वहां पर हमने इन सब की विशेषताओं पर चर्चा किया था। ठीक, यहां तक कंप्लीट हुआ। अब हम जो अगला पार्ट चल रहे हैं करने, उसमें हमने अपवातंत्र में अभी जाना हम लोगों ने कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, दोनों पार्ट हैं जिनमें से हम एक एक पार्ट कवर करेंगे। तो आज हम चलते हैं, ठीक है, देखेंगे यहां पे क्या अरब सागर में गिरने वाली नदियां, ठीक, चित्र के माध्यम से। ठीक है, बिल्कुल डायग्राम बनाते हुए अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली नदियों पर हम चर्चा करने वाले हैं, बिल्कुल से। ठीक है, यहां पर एक रेंज है, जिस रेंज की हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से इसकी रेंज है। ठीक है, ये रेंज जो है ये कहलाती है अरावली रेंज, अरावली पर्वत श्रेणी, यानी पर्वत श्रेणी। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, अरावली पर्वत श्रेणी जो कि आप देख पा रहे हो बिल्कुल से, ये अच्छा, कुछ बच्चों का क्वेश्चंस देखे नहीं, ध्यान नहीं दिए। रिया तीन तरफ से कैसे घिरा है हिंद महासागर से भारत? हाँ, पर्वत और पहाड़ में मैंने अंतर बता दिया, मैंने बकायदा पर्वत पहाड़ में अंतर बता दिया सर, आप बस अच्छा अच्छा, 15 मिनट से मैं बोल रहा हूँ, आपका कोई पॉइंट्स क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं बेटा, हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आपका पहला क्वेश्चन है कि तीन तरफ से कैसे गिरा है, मैंने बताया। देखिए, अभी मैं भारत का नक्शा बना करके बता ही रहा हूँ। ठीक है, चलो एक पॉइंट आप क्लियर कर लो। ठीक, ठीक है, जैसे कि हमने अभी बताया, आप भारत का कुछ नक्शा आप देख पा रहे हो कुछ इस प्रकार से, ऐसे करके। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। ठीक, इस प्रकार से है, यहां तक का हिस्सा है। ठीक, और यहां तक का, तो यहां से ले करके पूरा पार्ट है ये। ठीक,
यहां तक का हिस्सा भारत का ये समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, समुद्र से घिरा हुआ है। तो ये आपका पश्चिम भारत है, मतलब पश्चिम का इलाका है, ये आपका पूर्व है, और नीचे का हिस्सा दक्षिण है। ठीक है, यहां पर अंडमान निकोबार भी है। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना, यहां पे लक्षद्वीप है। ठीक है, इस प्रकार से हमने बताया कि भारत जो है, ठीक, तीन तरफ से देखो, ऊपर की बात करें तो ऊपर उत्तर है, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, नीचे दक्षिण है, ऊपर उत्तर है। ठीक, तो इस प्रकार से तीन तरफ से घिरा हुआ है। ठीक, इधर मैंने आपको बताया कि अरब सागर की खाड़ी है, इधर बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी है, तो वे ऑफ अरब जो हो जाएगा और वे ऑफ बंगाल, ये मैंने आपको क्लियर किया। ठीक है, बिल्कुल से। ठीक है, और दूसरी बात ये, पर्वत और पहाड़ में मैंने अंतर बता दिया था। ठीक, पर्वत के बारे में हमने बात किया यहां पे। ठीक है, पर्वत मैंने क्या बताया कि जिसका शिखर हो नुकीला, ठीक है, जिसका शिखर हो, ये आपका पर्वत है। ठीक है, और पर्वत यानी कि पर्वत कह लो या पहाड़ कह लो। ठीक, अब बात आती है कि जिसमें हम बात करें यहां पे, जिसमें भाग ये नुकीला वाला ना हो, कुछ ऐसे चपटा हो गया हो, यानी ये वाला पार्ट अब हट गया हो। ठीक है, ये वाला पार्ट हट गया हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पठार बोलेंगे। ठीक है, ये पठार हो जाएगा। मैंने इस चीज को रिपीट कर दिया है। ठीक है, हाँ, शुभांशु सिंह, वेरी गुड इवनिंग। ओके बेटा, सब लोग आप देखते रहो। ठीक है, पॉइंट्स आपके सामने है, बिल्कुल मैंने क्लियर किया हुआ है, क्लियर करके ही बोला है। ठीक है, नहीं समझ में आया दोबारा से मैंने रिपीट भी कर दिया, आप इसको देख लीजिए। अब हम लोग यहां पर अरब सागर की खाड़ी में गिरने वाली नदियों पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक एक पॉइंट हम यहां पर बाकायदा डायग्राम के साथ समझाते हुए चलेंगे और पॉइंट्स बोलते चलेंगे। ठीक, तो यहां तक आप कवर कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। ठीक है, बिल्कुल से, हाँ, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, मैंने समझा दिया है। ठीक है, आप दोबारा से, जो बच्चे हमारे से क्वेश्चन कर रहे थे, दोबारा से इस वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया मोबाइल की तरफ, कि आपका कमेंट्स की तरफ मेरा ध्यान नहीं गया, वरना तुरंत ही कवर क्लियर कर दिया होता। चलो, ठीक है, बात हमारी यहाँ पे चल रही थी क्या। ठीक है बच्चों, देखिए, अरब सागर में गिरने वाली नदियों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं आपसे। ये मैंने कुछ अरावली पर्वत सीरीज बनाया। आपको पता है कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला में से एक है अरावली पर्वतमाला। ठीक है, जो गुजरात से लेकर के बाकायदा दिल्ली तक ये फैली हुई है। ठीक है, लगभग 800 किलोमीटर के रेंज में है ये। ठीक, और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का जो रायसीमा हिल्स है, रायसीमा हिल्स, ठीक है, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि दिल्ली का जो हमारा, ठीक है, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वो उसी रायसीना हिल्स पर बना हुआ है, यानी कि वो अरावली का ही पहाड़ी का एक पार्क है। ठीक है, तो यहां से आप देख पा रहे हो बच्चों, ठीक, गुजरात से, ठीक है, गुजरात से लेकर के दिल्ली तक है। अब यहां से कुछ नदियां निकलती हैं, उन पर हमें चर्चा करना है। एक एक पॉइंट आप यहां पे क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, नदियों की बात है, आप सब लोग देखते चलेंगे, और जिनको क्लियर नहीं होगा बताते चलेंगे, क्लियर करता चलूंगा मैं। ठीक है, बिल्कुल से। ठीक, सबसे पहली बात आती है एक नदी जिनका नाम है, ठीक है, लूनी। लूनी नदी की बात की गई है, तो कुछ इस प्रकार से लूनी जी आती हैं कच्छ के रण क्षेत्र में। लूनी जी का आगमन होता है। ठीक है, ध्यान से समझते चलेंगे। ठीक, लूनी जी जहां से निकलती हैं वो नाग पर्वत है। ठीक है, नाग पर्वत, ध्यान समझ लीजिएगा, इस स्थान को कहते हैं, एक मिनट, नाग पर्वत।
ये स्थान जो है वो अजमेर है, ठीक है, अजमेर राजस्थान का, ठीक है, अजमेर राजस्थान का है। नाग पर्वत, अरावली पर्वत श्रृंखला में ही नाग पर्वत नामक स्थान से इनका निकलना होता है, ठीक है, और ये राजस्थान से बहते हुए गुजरात में आती हैं, ठीक है, ध्यान रखोगे इस पॉइंट्स को। इसके साथ साथ में हम और बात करें तो कच्छ के रण क्षेत्र में ये विलुप्त हो जाती हैं, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा। इस नदी को हम क्या कहते हैं, लूनी, लूनी नदी, ठीक है। अब यहां पे कुछ नदियों की हम लंबाई लिखते चलेंगे, ठीक है, तो लूनी नदी, ठीक है, लूनी नदी यहां पे हम लंबाई लिखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखते चलेंगे, 320 किलोमीटर, यानी लूनी की जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर का है। और ये कहां पर आती हैं, तो ये स्थान जो है इनका, ये कच्छ का रण क्षेत्र है, ठीक है, ये क्या है, कच्छ का रण क्षेत्र, कच्छ का रण क्षेत्र। बच्चों ध्यान रखोगे तो कच्छ के रण क्षेत्र में ये विलुप्त हो जाती हैं लूनी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। लूनी की बात करें बच्चों तो ये एक लवणीय नदी है, ठीक है, यानी साल्टी कह लीजिए, नमकीन, ठीक, तो इसको ध्यान में रखोगे। इसके साथ साथ में यदि हम इनके सहायक नदियों की बात करें तो बिल्कुल से सुरसती, जवाई, ठीक है, सूखड़ी, लिंडी, ये कुछ नदियां हैं, सुरसती नदी है, जवाई नदी है, सूखड़ी और लिंडी, ये कुछ ऐसी नदियां हैं जो इनकी सहायक हैं, ठीक है। सुरसती नदी जो है, जो लूनी की सहायक है, उस पर पुष्कर झील निर्मित है। सुरसती जो कि लूनी की सहायक है, जिस पर, ठीक है, पुष्कर झील बना हुआ है, यानी कि बना क्या है, कह लीजिए कि इनका उद्गम हुआ है पुष्कर झील से, ठीक है, तो पुष्कर झील से उद्गम होने की बात आती है। तो यहां पे कुछ बना दोगे, कुछ ऐसे दिखा दोगे, ये पुष्कर झील हो जाएगा और यहां से इनका उद्गम होता है। इस प्रकार से इस नदी को हम कहेंगे सुरसती, ठीक है, तो बोल सकते हो इनको सुरसती, ठीक है, और ये जो है पुष्कर झील है, पुष्कर झील, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको आपको ध्यान में रखना है, ये साल्टी रिवर है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, बिल्कुल से हम अपने अगली नदी की बात करें आपसे, एक एक पॉइंट आप कवर करते चलेंगे, ठीक है, बिल्कुल, जय हिंद, हाँ करते चले बच्चों सब लोग। हमारी अगली नदी की बात करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएंगी, इस प्रकार से इनको हम बोलते हैं, सबसे पहली बात तो इसका नाम है भादर, ठीक है, भादर नदी। और जहां से इनका उद्गम होता है, ये इलाका जो गुजरात का है, राजकोट, ठीक है, राजकोट में उद्गमित होती हैं और ये खंभात क्षेत्र में आकर के अपना जल विमोचन करती हैं। थोड़ा सा इसको शार्प बनाना पड़ेगा, राजकोट, ठीक है, ध्यान रखोगे, ये हो जाएंगी भादर। भादर की बात करें तो बिल्कुल से खंभात की खाड़ी में ये गिरती हैं, स्थान है, इस स्थान की हम बात करें तो बिल्कुल इसको बोला जाता है चिनार, चिनार के पास में ही ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती हैं, ठीक है, ध्यान रखोगे। लंबाई की बात करें तो लगभग इनकी लंबाई 200 किलोमीटर है, ठीक है, यानी भादर नदी, यहाँ पे हम लिखते चलेंगे एक एक नदी को, और लंबाई भी लगभग 200 किलोमीटर ये लंबी है, ठीक है, 200 किलोमीटर लंबी हो जाएंगी। तो दो नदियां हमारी क्लियर हुई जो कि अरब सागर में गिरती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे तो हमारी अगली नदी जो हो जाएगी वो शतरंजी है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ऊपर से आती है नदी, यहाँ पे सतरंजी करके नाम है इनका, ठीक है, इनको बोला गया है
यहां पे लिख दे रहा हूं सतरंजी नदी, ठीक है, सतरंजी नदी हो जाएंगी। ठीक, ये भी ऊपर से आती हैं। ठीक, ये अमरेली जिला पड़ता है, वहां से निकलती हैं। ठीक है, ये स्थान है अमरेली। ठीक है, ध्यान रखोगे, छोटा पड़ जा रहा है इसमें लिखने में, ये अमरेली है, यानी राजकोट पड़ता है, अमरेली पड़ता है, तो यहां से निकलना होता है और ये खंबात वाले क्षेत्र में आकर के गिर जाती हैं। लंबाई की बात करें तो बिल्कुल ये इनकी जो लंबाई है वो, ठीक है, सतरंजी करके नाम है इनका, पॉइंट्स को क्लियर करते चलेंगे। सतरंजी नदी, इनको बच्चों 277, आप ध्यान रखोगे 277 किलोमीटर, ठीक है, 277 किलोमीटर हो जाएगा। एक एक पॉइंट आपका कवर होते चलेगा। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे और आगे। ठीक है, ध्यान से समझते चलेंगे। अगली नदी जो हमारी है इंपॉर्टेंट हो जाएंगी कुछ, कुछ उस प्रकार से यहां से निकलना होता है। ठीक है, तो इस नदी की हम बात करें तो बिल्कुल ध्यान रखोगे आप सब लोग कि उदयपुर से निकलती हैं, अरावली पर्वत मेवाड़ पहाड़ी है। ठीक है, ये जो स्थान है, इस स्थान की हम बात करें तो यहाँ पे हम नोट कर दे रहे हैं, उदयपुर हो जाएगा, उदयपुर जिला। ठीक है, मेवाड़ पहाड़ी, बाकी अरावली पर्वत आप देख रहे हो, मेवाड़ पहाड़ी, और जयसमंद झील है, जयसमंद झील से इनका उद्गम होता है। ठीक है, ध्यान समझ लीजिएगा, जयसमंद झील। नदी की बात करें तो बिल्कुल ध्यान रखोगे, इसका नाम है साबरमती। चलो नीचे लिख देंगे क्योंकि जगह नहीं है। ठीक है, ये हो जाएंगी साबरमती, साबरमती नदी। ठीक, एक एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर करते चलेंगे। तो ये ऊपर की सारी नदियां हो जाएंगी साबरमती नदी। ठीक है, जयसमंद झील से निकलती हैं, गुजरात होते हुए आती हैं और खंभात की खाड़ी में ये गिर जाती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ठीक है, खंभात की खाड़ी में इनका गिरना होता है। ये वाला जो नीचे का हिस्सा ये पूरा खंभात की खाड़ी ही है। ठीक है, ध्यान रखोगे। अब एक और बात ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इस नदी के तट पर यदि हम बात करें तो बिल्कुल ध्यान रखोगे बच्चों, ये साबरमती नदी जो है, इस पर अहमदाबाद और गांधीनगर जो है वो दोनों शहर लगभग स्थित हैं इसी नदी के तट पर। ठीक है, अहमदाबाद जो है वो इसी साबरमती नदी के तट पर स्थित है। आपने सुना होगा गांधी जी का कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ऐसा कुछ गाना है। तो साबरमती जो है वो अहमदाबाद वाले इलाके में है। ठीक है, यानी वहीं से होकर गुजरती हैं। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना होगा। इसके साथ साथ में एक और बात आती है कि इस पर भरोही बांध बना हुआ है। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली ये तीसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखोगे, ये तीसरी सबसे बड़ी, यानी कि हम कह सकते हैं कि पश्चिम दिशा में बहने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी हो जाएंगी। दूसरी बात, इस पर एक भरोही बांध बना हुआ है, जो कि भरोही परियोजना है। ठीक है, वो इसी नदी के तट पर बना हुआ है। तो इन सभी बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना होगा बच्चों। ठीक है, इसके साथ साथ हम बात करें यहाँ पे इनकी लंबाई की बात करें। ठीक है, तो साबरमती की हम बात करें तो साबरमती नदी जिसकी लंबाई की बात करें तो 371 किलोमीटर लंबी है ये। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली जितनी नदियां हैं उनमें से ये तीसरी सबसे बड़ी नदी हो जाएंगी साबरमती। ठीक है, तो साबरमती को आपने समझा यहाँ पे। ठीक है, एक एक पॉइंट आप यहाँ पे क्लियर करते चलोगे बच्चों ध्यान से,
किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। और मैं थोड़ा देख नहीं पाया था, कुछ बच्चे अपना रिप्लाई कर रहे थे, थोड़ा लेट हुआ था। ठीक है, कुछ बच्चों ने क्वेश्चन किया था तो कोई बात नहीं है, आप सभी लोग करते चलो बेटा। ठीक है, बाकी हम देखते रहेंगे। आप किसी को कुछ पूछना होगा तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यहां तक बातें आपको क्लियर हुई होंगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक एक चीज को अच्छे से यहाँ पे लिया है और ध्यान से समझते चलेंगे। ऊपर की पहली नदी मैंने लूनी दिखाई, लूनी जो कि हमने बताया आपको कि अजमेर राजस्थान के नाग पर्वत यानी अरावली पर्वत श्रृंखला से निकली हुई है। ठीक है, अजमेर से निकली है अरावली पर्वत। लूनी नदी जो है एक लवणीय नदी है, साल्टी नदी है। ठीक है, ये आती है कहां, गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में आकर के विलुप्त हो जाती हैं और ये अरब सागर में नहीं गिरती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। इनकी एक सहायक नदी है जिनका नाम है सुरसती। ठीक है, और सुरसती जो कि पुष्कर झील से निकलती हैं और इनकी सहायक है, सबसे बड़ी सहायक नदियों में से नाम आता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे। इसके बाद मैंने दूसरी नदी की बात की जिसका नाम है भादर, और भादर नदी जो है वो राजकोट नामक स्थान से यानी निकली हुई है, जो कि चिनार में आकर के खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। इसके बाद मैंने दूसरी नदी बताई जो अमरेली से निकली है, सतरंजी नाम है, यह भी खंबात की खाड़ी में आकर के नीचे गिरती हैं। उसके बाद मैंने तीसरी नदी की बात की, और तीसरी नदी जो बात हमारी, चौथी नदी की जो बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये पश्चिम भारत में मतलब पश्चिम साइड में आने वाली, यानी कि हम कह सकते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों की हम बात करें तो उसमें से आप ध्यान रखोगे कि ये जो है यानी साबरमती, ये सबसे बड़ी नदी है, तीसरी सबसे बड़ी नदी है। उदयपुर जिला, मेवाड़ पहाड़ी, जयसमंद झील से इनका उद्गम होता है और आकर के ये, ठीक है, खंभात की खाड़ी में गिरती हैं बच्चों। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ठीक है, इसको आपको क्लियर करके रखना होगा। ठीक, इसके बाद हम और आगे चलेंगे, यहां पर बात करेंगे अब आपसे कौन से, माही नदी की बात करेंगे। ठीक है, माही, माही की बात आई है तो माही के बारे में हम बात करें, कुछ यहां पर ये कुछ विंध्य पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, विंध्य पर्वत श्रृंखला, इस श्रृंखला की हम बात करें तो ये विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत श्रृंखला है, और इसी विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है एक नदी। ठीक है, ध्यान से आप समझ लीजिएगा। यहां से निकल करके ये कुछ इस प्रकार से आती हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखोगे। अब बात करें विंध्य पर्वत की, तो बिल्कुल से इस पॉइंट को हम थोड़ा यहां पे पॉइंट कर दे रहे हैं, इनके बारे में लिख दे रहा हूं मैं यहां पे। ठीक है, इनकी बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश से आती हैं, धार जिला है इनका। ठीक है, धार जिला हो जाएगा, अमझोरा स्थान है और मेहद झील है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है क्या, धार जिला, ठीक है, अमझोरा, अमझोरा स्थान हो जाएगा इसका, और मेहद झील है, मेहद झील से इनका उद्गम होता है, और ये जो है वो पड़ जाता है कहां, यम्पी में, यम्पी से ये निकलती हैं और ये कुछ, ठीक है, ऊपर नीचे होते हुए, ठीक है, बहती हुई आती हैं, राजस्थान गुजरात होते हुए आती हैं, राजस्थान में गुजरात में दोनों भी जगह पे इनका जाना होता है, और ये आती हैं तो गिरती हैं कहां, खंभात की खाड़ी में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखोगे। सोम और जाखम इनकी दो सहायक नदियां हैं जिनका नाम है सोम और जाखम, दो सहायक नदियां हैं किसकी, इनकी। अब इनका नाम क्या है, तो बिल्कुल बच्चों मैं क्लियर करते चलूं, इनका नाम है माही नदी, माही नदी। और माही नदी की एक बहुत बड़ी विशेषता है, ये कर्क रेखा को दो भागों में मतलब दो बार काटती हैं, ऐसे एक बार काटते हुए जाती हैं फिर लौटती हैं, तो कर्क रेखा को दो बार काटती हैं। कौन सी नदी, तो वो भी आंसर आपको ध्यान में रखना है, माही नदी। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को दो बार काटती हैं। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई।
ठीक है, सोम और जाखम क्लियर हो गया। बजाज सागर बांध, बजाज सागर बांध की हम बात करें तो इस नदी पर, माही नदी पर बजाज सागर बांध बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए बच्चों, मैं इसलिए बोल दे रहा हूं, आपको नोट करना होगा। ठीक है, लिखने में बहुत सारी बातें हो जाएंगी, लिखने में दिक्कत हो रहा है तो सब चीजें हम बोर्ड पर लिख नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि चित्र के माध्यम से आपको समझाना चाह रहे हैं कि कैसे कहां से कैसे निकल रही है, कुछ दिमाग में लोकेशन जाएगा तो आपको क्लियर रहेगा। आप हर एक नदी को अलग से पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। ठीक है, बजाज सागर बांध इस नदी पर है। ठीक है, सोम और जाखम इनकी दो सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये कहां से निकलती है तो बिल्कुल एमपी का एक धार जिला है, वहां पर एक अमझोरा नामक स्थान है जहां पर मेहद झील बनी हुई है, विंध्य पर्वत की श्रेणी है, वहां से ही इनका उद्गम होता है। ये वहां से निकल करके खंबात की खाड़ी में गुजरात में आकर गिरती हैं, राजस्थान होते हुए आती हैं। तो ये 3 जिलों में, 3 राज्यों में ये प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो इसके बाद में हम बात करेंगे यहां पे, तो इनके लंबाई की बात करेंगे, यानी माही नदी की बात करें, माही नदी की लंबाई तो क्लियर रखोगे, इनकी लंबाई जो है वो 585 किलोमीटर है। ठीक है, 585 किलोमीटर ये लंबी है माही। और माही की एक सबसे बड़ी खास बताया बात, विशेषता, ये कर्क रेखा को 2 भागों में काटती हैं। ठीक, कर्क रेखा को 2 भागों में ये काटती हैं, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना चाहिए। ठीक है, एक एक पॉइंट्स आपके यहां कवर हो रहे हैं बच्चों, ध्यान से आप पढ़ते चलिए, कवर करते चलेंगे सब लोग। ठीक है, चलो कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल से बच्चों। ठीक, इसके बाद में हम और आगे चलेंगे। देखिए अब यहां पर जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है, इसीलिए इसको हटाएंगे। अब हमारी जो अगली नदी है वो है नर्मदा। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हुई। सीक्वेंस भी है नदियों का, ये ध्यान रखोगे। लूनी, भादर, सतरंजी, साबरमती, माही, ये नदियों का क्रम है। ठीक, तो हमारी कौन सी नदियां होंगी, 1 2 3 4 5, 5 नदियों के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब इसके बाद की जो नदियां हैं हमारी, उनमें आएंगी नर्मदा, ताप्ती, नीचे पहुंचेंगे तो मांडवी, जुआरी, ठीक है, पेरियार, पेंबा, ये बहुत सारी नदियां हैं जिनके बारे में हम लोग नीचे पढ़ते हुए चलेंगे, कौन सी नदियां कहां की हैं। ठीक है, तो एक एक पॉइंट आप जो है यहां पे कवर करते हुए चलते रहेंगे। ठीक है बच्चों, चलो यहां इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सब लोग जल्दी से। इसके बाद हम चलेंगे अपने अगले पॉइंट्स पे। हम बात करेंगे यहां पे नर्मदा जी के बारे में। ठीक है, नर्मदा नदी तंत्र। ठीक है, नर्मदा नदी तंत्र जो कि भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है, इनके बारे में हमको पढ़ना है। तो कुछ इस प्रकार से हम यहां पे नहीं, थोड़ा सा नीचे से ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है, नर्मदा नदी तंत्र। ठीक, इस पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे नदी की बात करें तो बिल्कुल से आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, नर्मदा जी की बात हो रही है यहाँ पे बच्चों, ध्यान से आप क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, मैकाल पर्वत हो जाएगा,
अमरकंटक चोटी हो जाएगी, ठीक है, पर्वत का नाम है यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल से ये हो जाएगा आपका मैकाल पर्वत, ठीक है, इसको बोलेंगे मैकाल, मैकाल पर्वत, अमरकंटक, अमरकंटक चोटी, शेषाकुंड, झील, अनूपपुर जिला, जिला कहां पे, तो एमपी में, यहां से इनका उद्गम होता है। ध्यान से समझिएगा, कुछ इस प्रकार से जब ये उद्गमित होती हैं, इस प्रकार से बहते हुए आती हैं ये, ठीक है बच्चों, बड़ा ही महत्वपूर्ण ये हो जाएंगी, एक एक पॉइंट यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे आप सब लोग। यहाँ पे बिल्कुल से जबलपुर स्थित है और इसी पर ही एक जलप्रपात है जिसका नाम है दूधधारा, दूधधारा जलप्रपात, ये जो स्थान है वो जबलपुर है, ठीक, जबलपुर है और दूधधारा जलप्रपात स्थित हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे थोड़ा सा इसको ध्यान में रखोगे, कुछ और आगे जाने पर यहाँ पर एक बांध बना हुआ है जिसको बोलते हैं बरगी बांध, ठीक है, बरगी बांध हो जाएगा। भेड़ा घाट है, धुआंधार जलप्रपात जिसको बोला गया है, तो इस बांध को बोलते हैं बरगी बांध, बरगी बांध। थोड़ा सा हम और नीचे आएंगे तो यहाँ की हम बात करें तो ये जो स्थान हो जाएगा आपका, ये भेड़ा घाट है, आप सभी जानते हो भेड़ा घाट, और इसको बोला गया है, ठीक है, ये आपका हो जाता है धुआंधार जलप्रपात जिसको कपिलाधारा जलप्रपात बोलते हैं, ठीक है, धुआंधार जलप्रपात, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा जिसको हम बोलते हैं कपिलाधारा जलप्रपात, ठीक है। कपिल धारा, ठीक, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। इसके साथ साथ हम और भी बात करें तो यहाँ पे नदियों की बात करें तो कई नदियां आती हैं, ठीक है। नीचे की बात करें तो नीचे एक श्रृंखला इस पर चलती है जिसको बोला गया है, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे दिखा देंगे कुछ इस प्रकार से, ये सतपुड़ा रेंज है, ठीक है, सतपुड़ा रेंज है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे जो दूसरी नदी हमारी इनकी जो सहायक हैं वो इस पर ऐसे करके इनकी सहायक नदी हैं जिन पर एक बांध बना हुआ है जिसको बोलते हैं तवा बांध, और ये तवा नदी है। नदी का नाम बात करें, ठीक है, तो ये हो जाएंगी कौन, तवा नदी, तवा नदी, और इसी पर ही ये बांध जो बना हुआ है वो तवा परियोजना है। तवा परियोजना यानी बांध से ही बना हुआ है तवा परियोजना, ठीक है, ध्यान रखोगे, एक एक पॉइंट यहाँ पर कवर होता चलेगा, ठीक, ये तवा नदी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे आगे पॉइंट्स की बात करें तो ऊपर से ही एक और नदी आती है जिनको हम बोलते हैं, ऊपर से आती हैं कोलार,
एक नदी आती है जिनको बोला जाता है कोलार नदी। ठीक है, ध्यान रखोगे। ठीक, ये हो जाएंगे, इनका नाम है कोलार, कोलार नदी। इसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि यहीं पर ही, ठीक है, थोड़ी दूर पर यहाँ पे ऊपर जो है, यहाँ पे ये इंदौर है, इंदौर हो जाएगा। ऊपर हम बात करें यहाँ पे तो ये भोपाल है, थोड़ी दूरी पर है। इसके साथ साथ नीचे की हम बात करें तो यहाँ पर हम बात करें तो ये आपका ओंकारेश्वर है और ओंकार परियोजना है। ठीक है, आप सभी जानते हो इस स्थान को, ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में, और ये उसी की परियोजना भी है। ठीक है, ये परियोजना है। ठीक है, ओंकारेश्वर परियोजना हो जाएगी। इसके बाद में हम बात करें यहाँ पर, ध्यान रखोगे, एक पड़ता है महेश्वर, थोड़ी आगे जाने पर यहाँ पे पड़ जाता है कौन सा, तो ये है महेश्वर। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझते चलेंगे। उसके बाद में फिर इनका आगे बढ़ना होता है और ये आगे प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, महेश्वर के आगे एक हिरन नदी है इनकी। ठीक, एक नदी है जिनका नाम हिरन है, तो ये कुछ ऊपर से ही ऐसे आती हैं। इनको बोला गया है हिरन नदी। ठीक है, ध्यान रखोगे। और इस पर परियोजना चल रहा है जो कि जोवर बांध पड़ा हुआ है इसी नदी पर। इसका नाम है जोवर, जोवर बांध। तो एक एक चीज आप कवर करते चलेंगे थोड़ा सा, अब इत्मीनान से देखिएगा। सभी नाम मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। इसके बाद हम बात करें तो जब ये यहाँ पहुंचती हैं तो ये कुछ दो धाराओं में बहती हैं ये। ठीक है, थोड़ा सा एस्चुरी बनाते हुए इनका निर्माण हो जाता है एस्चुरी का, और यहीं पर ही यहाँ पे आपको ध्यान में रखना चाहिए कि सरदार सरोवर बांध जो बना हुआ है वो यहीं पर है। ठीक है, ये है सरदार सरोवर बांध। अब ये वही बांध, वही जगह है जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे। ठीक है, कुछ यहाँ पर स्थान जो है वो भड़ौच है, भड़ौच, ये ध्यान रखोगे। बड़ोदरा जो है वो ऊपर है। ठीक है, नीचे की बात करेंगे तो कुछ यहाँ पर सूरत पड़ जाता है, सूरत हो जाता है। बड़ोदरा जो है वो ऊपर की तरफ है, बड़ोदरा। ठीक है, वो ऊपर पड़ जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि ये जो नदी है, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये पूरा यहाँ से जो ये श्रृंखला गई हुई है, ये कुछ इस प्रकार की श्रृंखला है, ध्यान रखोगे इस प्रकार से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात करूं आपसे तो ये जो रेंज है वो सतपुड़ा रेंज है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखोगे, सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा श्रेणी। ठीक, यहां तक बात आपको क्लियर हो गई बच्चों। तो ये था आपका जो यहाँ पे, ठीक है, इनके बारे में। ज्वार नदमुख का निर्माण कर रही हैं ये। ठीक है, ये जो बना रही हैं ये ज्वार नदमुख है, ज्वार नदमुख, इसको एस्चुरी बोला गया है। ठीक है, खंभात की खाड़ी यानी अरब सागर की खाड़ी में ये गिरती हैं। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी में इनका नाम आता है जो अरब सागर में गिरती हैं।
तो इस प्रकार से आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। यहां तक की बात क्लियर हो गई, ध्यान से देख लीजिए बच्चों सब लोग। ठीक है, नर्मदा नदी के बारे में मैंने आपको क्लियर किया यहां तक। चलो सब लोग इसको कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, ये नर्मदा नदी तंत्र है। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर हुआ। मैं एक बार इसको क्लियर कर दूं। देखिए, मैकाल पर्वत, अमरकंटक चोटी, शेषाकुंड झील, अनूपपुर जिला, एमपी मध्य प्रदेश से इनका निकलना होता है, जो कि सतपुड़ा रेंज में ही आता है। ये यहां से निकलती हैं जबलपुर भेड़ाघाट होते हुए। ठीक है, और यहाँ पे ओंकारेश्वर, ठीक है, महेश्वर, इन सभी स्थानों से होते हुए कुछ ये आकर के, ठीक है, सूरत के करीब में कह लीजिए भड़ौच पड़ता है, भड़ौच। ठीक है, भड़ौच, इस भड़ौच में जाकर के ये, ठीक है, एस्चुरी बनाते हुए, ठीक, यानी कि ज्वार नदमुख का निर्माण करते हुए अरब सागर की खाड़ी, अरब सागर की खाड़ी हम ब्रैकेट में कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरा जो रेंज आता है वो खंभात रेंज है। ऊपर का यहां तक का जो रेंज है ये खंभात रेंज है, तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं खंभात। ठीक, खंभात की खाड़ी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। आप सब लोग अपना पूरा पार्ट कंप्लीट करते चलेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इसी अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नीचे वाले नदियों के बारे में बताएंगे, जिसमें हम ताप्ती बताएंगे, ताप्ती नदी जो है, ठीक है, उनके बारे में बताएंगे। और एक दो बातें इनमें और चीजें ध्यान रखोगे सभी लोग। ठीक है, पहली बात तो नर्मदा नदी की बात की जाए तो ये एक तरीके से कह लीजिए भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी क्या है? तो भ्रंश घाटी का मतलब वह दो तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ वह स्थान, जो धंसा हुआ भाग, ठीक है, वो भ्रंश भाग कहलाता है और उसमें से प्रवाहित होती है। सतपुड़ा रेंज होने की वजह से ये अपनी धारा के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं, क्योंकि जो इनका ढलान है भारत का इधर का, वो ढलान बंगाल की खाड़ी की तरफ है, इधर की तरफ ढलान नहीं है। लेकिन सतपुड़ा पर्वत श्रेणी होने की वजह से ये बहते चली जाती हैं इधर की तरफ। ठीक है, यानी पश्चिम की तरफ आ जाती हैं। बीच में सतपुड़ा रेंज जो है वो इनके लिए बैरियर उत्पन्न करता है और इसीलिए ये बहते चली जाती हैं। भारत की उल्टा बहनी नदियों में से, उल्टा बहने वाली नदियों में से इनका नाम है। नर्मदा की धारा जो है उल्टा प्रवाहित होती है, अपनी दिशा के विपरीत दिशा में इनको ये प्रवाहित होती है, क्योंकि ढलान जो है वो इधर की तरफ है, ढलान के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। बाकी हम सारी पॉइंट्स यहाँ पे रख दिए हैं, आप इसको कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल से आज के लिए इतना ही रहेगा बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम आपको ताप्ती नदी, ठीक है, ज्वारी नदी, मांडवी नदी, इसके साथ साथ पेरियार, पेम्बा, इन सभी नदियों के बारे में आपसे बात करेंगे। बाकायदा ऐसे ही डायग्राम बनाते हुए हर एक नदी को यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। और जितनी भी अरब सागर की बची हुई और नदियां हैं, हमने आज 7 नदी के बारे में बताया, जिनमें से हमने पहली नदी बताया आपको लूनी, दूसरी बताया हमने आपको यहाँ पे भादर, तीसरी सतरंजी, चौथी आपको बताया साबरमती, पांचवी मैंने आपको बताया माही। ठीक है, और छठी नदी, यानी आज छठी नदी पे हमने बात किया नर्मदा पे, यानी कि अरब सागर में गिरने वाली 6 नदियों के बारे में हमने आपसे चर्चा की। नेक्स्ट क्लास में हम बची हुई और नदियों के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो कल बिल्कुल इतने बजे, 8:30 बजे हम आपके साथ लाइव होंगे। आप सब लोग बाकायदा अच्छे से करते चलिए। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग लाइक से सब्सक्राइब करते रहें। जिन बच्चों को वीडियो पसंद आ रही है वे लोग एक दूसरे को शेयर करते रहें। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, आपका किसी भी एग्जाम में कहीं भी आप पढ़िए, सब में पूछा जाएगा, तो इतना आप कंप्लीट करते चलें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि बच्चों।